अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का GDB का जो टॉपिक है वो आ चुका है। और GDB भी आप लोगों का आज 27 नवंबर को ओपन हो गया है और इसको अटेम्प्ट करने की लास्ट डेट 1 दिसंबर है। ठीक है, टोटल इसके 5 नंबर है और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, पहले आपने क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को समझने के बाद आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि आप लोगों का जो GDB होता है इसके लिए किसी टाइप का ग्रेस डे नहीं होता। आपके असाइनमेंट के लिए होता है, उसको आप ड्यू डेट के बाद भी जो नेक्स्ट डे होता है उसमें आप इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन GDB का आपने माइंड में रखना है कि इसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर ही है। ठीक है, इसके अलावा जो 2 दिसंबर होगी वो इसका कोई ग्रेस डे नहीं होगा, तो इसमें ग्रेस डे आपको GDB के अंदर नहीं दिया जाता। इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है, ऐसा ना हो कि आप लोगों की GDB मिस हो जाए। तो इसलिए इन्होंने आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि देयर इज़ नो ग्रेस पीरियड इन केस ऑफ GDB। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि जॉब एनालिसिस इज द प्रोसीजर थ्रू विच यू डिटरमाइन द ड्यूटीज एंड द नेचर ऑफ जॉब एंड द काइंड्स ऑफ पीपल हु शुड बी हायर्ड फॉर देम। ठीक है, जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप डिटरमाइन करते हैं ड्यूटीज़ को एंड द नेचर ऑफ द जॉब्स, और जॉब्स की किस्म को कि किस टाइप की जॉब है, एंड द काइंड्स ऑफ पीपल हु शुड बी हायर फॉर देम, और उसके बाद उस किस्म के लोगों को कि मतलब कि जिस किस्म के लोगों को उन मखसूस ड्यूटीज़ के लिए, उन मखसूस जॉब के लिए जिनको हायर किया जाना चाहिए। तो ये एक सारा एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग जॉब एनालिसिस का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये है कि इस जॉब एनालिसिस बेनिफिशियल? ऑलवेज बेनिफिशियल। ठीक है, कि बेनिफिशियल तो है, लेकिन क्या हमेशा बेनिफिशियल होता है? कि मतलब कि आप ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉब एनालिसिस फ़ायदेमंद तो है, ये तो मतलब कि कंफर्म है कि इससे फ़ायदा तो लाजमी बात है, होता है जब भी आप मतलब कि ड्यूटीज़ या नेचर ऑफ जॉब्स या काइंड ऑफ पीपल हु शुड बी हायर्ड फॉर देम, जब आपने इन तमाम चीज़ों को डिटरमाइन करना होता है। लेकिन क्या आप मतलब कि हर केस के अंदर ही जो जॉब एनालिसिस होता है वो एक बेनिफिशियल साबित होता है हर केस के अंदर? ऑलवेज का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमेशा ही, कि अगर 100 केसेस हैं तो 100 के 100 केसेस में अगर आप जॉब एनालिसिस करेंगे तो क्या उसका फ़ायदा होगा आपको? तो बस आपने यहाँ पे ये बताना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं 100 में से 100 केसेस करेंगे तो वहाँ पे कई ऐसे केसेस होंगे जिसमें जॉब एनालिसिस का फ़ायदा नहीं होगा, या आपको ये लगता है कि नहीं 100 में हम करेंगे और 100 के 100 के अंदर हमें जॉब एनालिसिस का फ़ायदा होगा। तो जो भी आपका स्टांस है उसको आपने 2 सॉलिड आर्गूमेंट्स के साथ जस्टिफाई करने का आपने बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। उसकी तरफ जाने से पहले यहाँ पे कुछ और गाइडलाइंस हैं जिनको आपने यहाँ पे लाजमी माइंड में रखना है। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना इंटरनेट से भी, और उसके अलावा कहीं और से भी आप लोगों को एक दूसरे के भी आप लोगों का मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल फैक्ट के साथ आपने बात करनी है। फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने 12 रखना है। ठीक है, अपनी जो आपकी डिस्कशन है उसको आपने क्लियर, कंसाइज एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक रखना है। इररेलिवेंट बात नहीं करनी जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगा अभी सोल्यूशन की तरफ जाके, तो आप लोगों ने इसका रेलिवेंट आंसर लिखना है। तो अब चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ और मजीद मैं आपको वहाँ पर समझाता हूँ। जी स्टूडेंट, आप लोगों की सोल्यूशन फाइल यहाँ पे मैंने भी तैयार की है। अच्छा, इसमें देखें क्वेश्चन की मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं थोड़ा सा अगेन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जॉब एनालिसिस एक तरीका होता है जिसकी वजह से जिसके थ्रू आप लोग मतलब कि एज अ मैनेजर डिटरमाइन करते हैं कि ड्यूटीज़ को, उसके बाद नेचर ऑफ जॉब्स को, ठीक है, किस टाइप की जॉब्स हैं, उनकी नेचर क्या है, एंड देन आप कि किस तरह के लोगों को आपको हायर करना है उन ड्यूटीज़ और उन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए। तो जॉब एनालिसिस का ये हमें सबको पता है कि जॉब एनालिसिस का फ़ायदा होता है, लेकिन क्या ऐसा कि हर केस के अंदर फ़ायदा होता है? अगर तो ऐसा है कि हर केस के अंदर इसका फ़ायदा होता है तो फिर तो आपने इस स्टेटमेंट के साथ कहना है कि यस, जॉब एनालिसिस ऑलवेज बेनिफिशियल। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे जॉब एनालिसिस का फ़ायदा नहीं होता, वहाँ पे इसका थोड़ा सा नुकसान होता है, या इसकी डार्क साइड है, तो जो भी इसकी डार्क साइड है जॉब एनालिसिस की उसको आपने बता देना है। तो जो भी आपका स्टांस होगा उसके साथ आपने जाना है। अब यहाँ पे सिंपल इज राइट आपने पहली हेडिंग देनी सोल्यूशन की। सोल्यूशन के बाद आपने बताना है माई स्टांस। माई स्टांस का मतलब है कि मेरा यहाँ पे स्टांस क्या है। तो मैंने यहाँ पे स्टांस लिया कि एज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आई होल्ड द व्यू डैट वाल जॉब एनालिसिस इन वैल्यूएबल टूल इन अंडरस्टैंडिंग जॉब रोल्स एंड एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि जॉब एनालिसिस मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया है कि एक वैल्यूएबल टूल है जब भी आपने जॉब के रोल्स को, ड्यूटीज़ को या एम्प्लॉयज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। तो जॉब एनालिसिस एक बहुत वाइटल या वैल्यूएबल टूल है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इट मे नॉट ऑलवेज बी बेनिफिशियल इन एवरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ये भी समझता हूँ कि जो जॉब एनालिसिस है ये हर सर्कमस्टांसेस के अंदर, हर हालात के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर हर दफ़ा बेनिफिशियल नहीं होता। इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं।
तो मैंने यहाँ पे इसके साथ बेसिकली जो स्टेटमेंट थी उसमें जो लफ्ज़ ऑलवेज़ था उस ऑलवेज़ पे फोकस करके मैंने यहाँ पे इनको बता दिया कि नहीं भाई, हर दफ़ा इसका फ़ायदा नहीं होता, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे इसका नुकसान होता है, बल्कि इसका फ़ायदा वहाँ पे नहीं होता। तो अब वो कौन से केसेस होते हैं उनको हमने यहाँ पे जस्टिफाई करना है। अब यहाँ पे पहला जो सॉलिड आर्गूमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वन रीज़न वाई जॉब एनालिसिस माइट नॉट ऑलवेज बी एंटायरली बेनिफिशियल इज़ इट्स पोटेंशियल रिजिडिटी। ठीक है, कि इसके अंदर रिजिडिटी देखने को आपको मिलती है। इसका क्या मतलब है कि सम टाइम जो जॉब एनालिसिस मतलब कि क्रिएट करते हैं एक फिक्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि कोई भी जॉब है उसका कोई रोल होता है, कोई भी एम्प्लॉई होता है उसका प्रॉपर एक रोल होता है। लेकिन जब वो जॉब एनालिसिस से गुजर के आता है तो उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉई का रोल होता है उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो बहुत फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है, जो चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट होता है उसके साथ वो अडाप्ट नहीं होती। ठीक है, और हम सबको पता है कि जो जॉब के रोल्स होते हैं और जो टास्क होते हैं वो वक्त के साथ साथ उनके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, वो इवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसकी वजह से जो उनके रोल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनके टास्क भी चेंज होते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपको पता है कि हर दूसरे दिन नई कुछ चीज़ आ रही है, तो उन चीज़ों को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट करने के चक्करों में जो एम्प्लॉयज़ के जॉब के रोल्स होते हैं और उनके टास्क होते हैं वो इवॉल्व करते हैं। लेकिन जब वो जॉब एनालिसिस से गुजर के आते हैं, क्योंकि जॉब एनालिसिस जब आपने किया, आपने उसके रोल्स उनकी ड्यूटीज़ को वहाँ पे बयान कर दिया है, अब उस बंदे ने वही काम करना है। ठीक है, जिसके लिए आपने वहाँ पे सिलेक्शन करते टाइम जॉब एनालिसिस को आपने किया है और आपने आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन थी, आपने पहले लिखा हुआ था कि मुझे इस टाइप का बंदा चाहिए। अब आपने उसी चीज़ को माइंड में रखकर उस बंदे को हायर किया है, लेकिन अब बाद में आकर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया या उसके अंदर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कुछ और चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपने जिस बंदे को हायर किया वो गलती उसकी नहीं है, आपने जिन चीज़ों को देकर उसको हायर किया अब वो आपके स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो उनका रोल कम हो गया है या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अब आप वहाँ पे क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसके अंदर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, तो अब जिस बंदे को आपने हायर किया वो आपके लिए बेनिफिशियल मज़ीद नहीं रहा है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डार्क साइड होती है कि जब भी जॉब एनालिसिस से बंदा गुजर गया तो उसमें जब आप उसको हायर करते हैं आपके सामने एक पेज पड़ा होता है, उस पेज के ऊपर सारे काम लिखे होते हैं जो जो उस बंदे ने करने हैं, आप पहले से डिफाइन करके रखते हैं। लेकिन अगर वक्त के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो उस हालात में जो होते हैं मतलब कि जॉब के रोल्स होते हैं, ठीक है, और जो उसके टास्क होते हैं एम्प्लॉय के, वो वहाँ पे इवॉल्व करते हैं, और इवॉल्व करने के चक्कर में उसको आपने पहले हायर किया होता है तो उसके पास वो चीज़ें नहीं होती जो अब आपको उससे चाहिए होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर वहाँ पे आपको नया बंदा हायर करना पड़ता है जो कि आपके नई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। तो क्यों ना पहले ही अगर आप वो तमाम चीज़ें माइंड में रख रहे थे तो तब आपके इस तरह की चीज़ से आप बच सकते थे। उसके बाद अनदर आर्गूमेंट क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखें लिमिट एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इसके अंदर क्या होता है जॉब एनालिसिस के कि इसमें ये लिमिट कर देती है एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को और उसके बाद इनोवेशन को। ठीक है, कि जब उनके जॉब्स के जो रोल्स होते हैं या उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको नैरोली डिफाइन किया जाता है जॉब एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि सबको पता है कि जब जॉब एनालिसिस होती है उसके अंदर रोल्स को और ड्यूटीज़ को बिल्कुल नैरोली, ठीक है, मतलब कि उनको ब्रॉडली नहीं बल्कि नैरोली वहाँ पर उनको डिफाइन किया जाता है। तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ की मतलब कि क्रिएटिविटी होती है और उसके बाद इनोवेशन होती है वो उस चीज़ वहाँ पे एक हर्डल बन जाता है, और उनकी जो एबिलिटी होती है कि वो नई चीज़ों को क्रिएटिव सॉल्यूशंस या वो अपने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट करें, उनके जो टास्क हैं उससे हट कर, ठीक है, अपने टास्क का वो काम तो करेंगे लेकिन उससे क्या होगा कि उनको वही काम कहा हुआ आपने यही करना है बस, क्योंकि जॉब एनालिसिस गुजर गए हैं। अब अगर उनके माइंड में कोई नई चीज़ आ रही है, कोई कंपनी के फ़ायदे के लिए उनके माइंड में कोई नई चीज़ आती है, उसको वो बता नहीं पाते क्योंकि उनको जो टास्क दिया गया है वो जो उनका रोल था वो डिफ़ाइन किया गया था जॉब एनालिसिस के थ्रू और नैरोली डिफ़ाइन किया गया था। नैरोली डिफ़ाइन करने की वजह से अब वो उनके सामने एक हर्डल आ चुकी है, वो बंदे रुक चुके हैं, उनको आगे इस चीज़ का मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी कोई और बात करें। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, जॉब एनालिसिस की वजह से हो रहा है कि जिसने जॉब के रोल्स को ड्यूटीज़ को नैरोली डिफ़ाइन किया था। और अब जब एक बंदा कंपनी के हक़ में बात करना चाह रहा है लेकिन उसकी जो एबिलिटी है, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है या अब जो मतलब कि नैरोली डिफ़ाइंड जॉब रोल्स हैं जिनको जॉब एनालिसिस के थ्रू डिफ़ाइन किया गया था, अब ये तमाम चीज़ें उसकी एबिलिटी को रोक रही हैं, उसके लिए एक हर्डल साबित हो रही हैं कि अब वो कोई नए सोल्यूशन लेकर अगर बताता है, हालांकि वो कंपनी के फ़ायदा के लिए होते हैं, और नए जो आइडियाज़ हैं वो भी आप वो अपने जो उसका टास्क है उसके रोल्स हैं उससे हट कर नहीं बता रहे, वो अपने एक सर्कल में अपने शेल में कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि उसके नए आइडियाज़ से कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा है।
तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी डार्क साइड है। तो यहाँ पे हमने इसके 2 लॉजिक एक्सप्लेन मैंने कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। इसी चीज़ को आपने अपनी वर्डिंग में कर लेना है और इंशाल्लाह आप लोगों का एक अच्छा सोल्यूशन तैयार होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की सोल्यूशन अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।